हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश अकेडमी चैनल पर स्वागत है। तो आपका एग्जाम करीब है, तो कक्षा 10 गणित हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाए हैं, ठीक है, एक श्रृंखला लाए हैं और हम उसमें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ठीक है। तो त्रिकोणमिति, हमने त्रिकोणमिति टॉपिक लिया है। लाइव क्लास में भी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां पे सॉल्व किया और अब हम यहाँ पे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसमें हम ऊंचाई दूरी से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो इसको मिला के, ठीक है, त्रिकोणमिति जो है आपका वो और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, इसको मिला के आपका पेपर में 8 से 12 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। 8 से 12 अंक का क्वेश्चन आता है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वहां से आप लाइव क्लास में रिकॉर्डेड वीडियो पड़ी है, उसमें लाइव वाले में, तो वहां से उसको देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में जो आ चुके हैं, ठीक है, और यहाँ आप इसको रिकॉर्डेड वीडियो में इसको देख सकते हैं आप। त्रिकोणमिति के प्रयोग इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जाना होगा उन्नयन कोण और नमन कोण। कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है। तो आइए एक बार जान लेते हैं इसको। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक है, और कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है, या मान लीजिए पतंग उड़ रहा है, ठीक है। कोई भी वस्तु मान लेते हैं, यहाँ पे क्या रखा है, वस्तु, यहाँ पे वस्तु है, ठीक है, और व्यक्ति यहाँ पे है। अब इस वस्तु को जब देखेगा ये व्यक्ति, इस वस्तु को देखेगा तो इसकी जो आंख है, ठीक है, इसकी आंख जहां, उस आंख से क्या करेंगे, इस वस्तु की तरफ एक ऐसे सीधी रेखा खींच देंगे और इस आंख की सीध में एक ऐसे क्षैतिज रेखा खींच देंगे, ठीक है। व्यक्ति के आंख की सीध में एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे। जैसे आप खड़े हैं और आप कोई ऊपर की तरफ वस्तु देख रहे हैं, तो ऊपर की तरफ ऐसे करके देखेंगे तो उस वस्तु, जिस वस्तु को देख रहे हैं वहां से एक ऐसे आंख से उस वस्तु तक एक सीधी रेखा खींचेंगे और आंख की सीध में इस तरीके से एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे, ठीक है। जैसे आंख है, यहां से वस्तु से, आंख से और ये वस्तु से हमने एक सीधी रेखा खींचा, फिर आंख की सीध में एक क्षैतिज रेखा खींचा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो इसके कोण, यहाँ पे इसके आंख पे जो कोण बन रहा है, इसी को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। इसको क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक है। यहाँ जो कोण बन रहा है इसी को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण, या इसी को उनतांश कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्नयन कोण या उनतांश कोण, उन्नतांश कोण, ठीक है। उन्नयन कोण कहिए या उनतांश कोण कहिए, दोनों बात एक है। ये तो हो गया उन्नयन कोण। अब अवनमन कोण क्या होता है, कोई वस्तु मान लीजिए नीचे है, वस्तु यहां रखी हुई है और इस वस्तु को कोई व्यक्ति यहां ऊपर, मान लीजिए मकान है, मकान की छत से नीचे की देख रहा है यहां ऐसे, तो ये जो उसकी आंख है, उसकी आंख से एक सीधी रेखा ऐसे वस्तु से उसकी आंख से एक रेखा खींचेंगे और फिर आंख की सीध में एक रेखा खींचेंगे, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। इसकी आंख से एक सीधी रेखा खींचेंगे और इसकी आंख से जहां वस्तु है वहां से एक रेखा खींचेंगे। तो ये जो कोण बन रहा है, इसी कोण को क्या कहते हैं, इस कोण क्या कहते हैं, अवनमन कोण। क्या कहते हैं, अवनमन कोण। समझ में आया। यहां जो कोण बन रहा है इसी को क्या कहते हैं, अवनमन कोण। मतलब क्या हुआ, यदि आप ऊपर से नीचे कोई वस्तु देखते हैं तो आंख से नीचे जो वस्तु रखी है वहां से एक सीधी रेखा खींचेंगे और आंख से एक सीधी रेखा, क्षैतिज रेखा खींचेंगे, तो वहां पे जो कोण बनेगा उसी को क्या कहते हैं, अवनमन कोण। ये अवनमन कोण हो गया। और ये वाला कोण जो है ये क्या, उन्नयन कोण। जब वस्तु ऊपर रखी होती है और नीचे से कोई व्यक्ति उसको देख रहा होता है, तो इस तरीके से उन्नयन कोण। और इसी को अवंतांश कोण भी कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, अवंतांश कोण, अवंतांश, ठीक है। अवंतांश कोण कहिए या अवनमन कोण कहिए। तो ये आपको क्लियर पता होना चाहिए कब उन्नयन कोण बनता है और कब अवनमन कोण बनता है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है इसी से संबंधित है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा ही है। मान लीजिए ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है। कैसा कोण बन रहा है, थीटा।
तो हमने बताया है कि थीटा जहां जिस कोण की बात करते हैं उसके सामने वाला जो क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, जिस कोण की बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा जो है क्या लंब होती है, और यहाँ पे 90 अंश इसके सामने जो ये है ये क्या है, कर्ण, और यहाँ नीचे ये क्या है, आधार। ठीक है, ये आधार है। अब आपको पता है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, ये आपको पता है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये अभी जो त्रिकोणमिति में पढ़े हैं आप, उसी का इसमें यूज है। ठीक है, तो साइन थीटा वहां पे क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन थीटा हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण, यानी एल बटे के। हमने आपको बताया है लाल बटे का। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो एल बटे क्या, साइन थीटा, आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा, और लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है। कॉस थीटा हमने क्या बताया, आधार बटे कर्ण यानी ए बटे के। ठीक है, और टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये क्या होता है, एल बटे ए, एल बटे ए। ठीक है, तो ये क्लियर है। कोसेक थीटा आपको पता है, इसी का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, साइन थीटा का अपोजिट। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, यानी कर्ण बटे लंब। ऐसे कॉस थीटा का क्या होता है, सेक थीटा, इसका कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कॉट का क्या होता है, टेन का क्या होता है, कॉट थीटा, ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, ये आधार बटे लंब है। ठीक है, तो यही सब आएगा। ठीक है, जो आपके फिगर बनेगी ज्यादातर बनता है टेन थीटा, वहां पे आता है। ठीक है, और अज्ञात बटे ज्ञात से अगर चलेंगे तो वहां आपका कुछ भी बनेगा, कोसेक भी बन सकता है, सेक भी बन सकता है। तो जो भी बनेगा अगर उसका मान, उतने अंश का मान आपको पता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। तो ये क्लियर हुआ होगा। अब इसी में तीन त्रिभुज की बात कर लेते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज ए है, एक त्रिभुज ए है और एक त्रिभुज ए। यहां पे मान लीजिए 30 अंश का कोण बन रहा है, यहां पे 45 अंश का कोण बन रहा है और यहां पे 60 अंश का कोण बन रहा है। इसको ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए tan 30 अंश, tan 30 अंश का मान कितना होता है, tan 30 अंश होता क्या है, इसका मान पहले बताइए, 1/√3 होता है। और tan थीटा बराबर हमने क्या बताया, लंब बटे आधार। लंब 1 है और आधार कितना, 3, √3। तो लंब 1 हो गया, आधार √3। ठीक है, ये tan 45 अंश है, इसको tan 45 अंश बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 यानी लंब बटे आधार। तो लंब भी 1 है और आधार भी 1 है। tan 60 अंश, इसकी बात कर लेते हैं। tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3 होता है। कितना होता है, √3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3/1 लिख सकते हैं। तो ये तो लंब हो गया और ये आधार हो गया। ठीक, यानी लंब कितना, √3 है और आधार कितना, 1 है। तो यहां ध्यान दीजिए, इसको ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है उसमें आपका लंब दिया है 1, तो आपको आधार क्या लेना है, √3 लेना। अगर यहाँ 30 अंश दिया है और ये एक भुजा आपको पता है लंब, तो इसको क्या लेंगे, √3 लेंगे। अगर √3 दिया तो इस वाले को क्या लेंगे, 1 लेंगे। ठीक है, ऐसे अगर 45 अंश आया है तो अगर ये लंब 1 है तो आधार को भी 1 लेंगे। ठीक है, दोनों क्या होते, बराबर होंगे। tan 45 अंश का मान क्या होता है, 1, तो 1/1 लिखा हमने, लंब बटे आधार, यानी आधार भी 1 है और लंब भी 1 है। यहाँ tan 60 अंश, यहां हमने देखा √3 होता है, इसको √3/1 लिख सकते हैं। तो √3 लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो अगर लंब 103 है तो आधार क्या, 1 लेंगे। ठीक है, इस वाले में 30 अंश था तो लंब 1 था तो आधार को क्या, √3 लिया गया। इस tan 60 अंश है, अगर 60 अंश यहाँ दिया है तो √3 लंब दिया तो क्या, आधार क्या लेंगे, 1 लेंगे। आधार 1 दिया रहेगा तो लंब √3 लेंगे। ऐसे आधार √3 दिया रहेगा तो लंब क्या लेंगे, 1 लेंगे।
अगर 45 अंश है तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इस कर्ण को निकाल लेते हैं, इस भुजा के मदद से निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। तो ये बराबर कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 √3 का स्क्वायर 3, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कर्ण को मान लेते हैं x, तो x स्क्वायर बराबर 4 आया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो यानी ये कितना आ गया, कर्ण 2 आ गया। इसका करेंगे जब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसका 1 धन 1 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। और जब x बराबर करेंगे तो √2 आएगा, तो ये कितना हो गया, √2, ठीक है। यहां से कर्ण कितना आएगा, x का स्क्वायर, कर्ण मान लेते हैं x स्क्वायर है, और लंब √3 और 1 का स्क्वायर, इसका 3 + 1 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4, और x बराबर हो जाएगा, यहां पर भी x का मान कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हो गया 2, ठीक है। तो इस तरीके से ये अगर आप याद रखते हैं तो ज्यादा सही रहेगा, आप क्वेश्चन को कम समय में कर सकते हैं। वो विकल्पी क्वेश्चन जो होते हैं उसको कम समय में आप कर सकते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन हमारा दिया है, कह रहा है एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में 2 जहाजों के अनुमान कोण क्रमशः 30 अंश तथा 45 अंश है। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समुद्र तल से क्या करना है, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई बताना है। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ठीक है, विगत वर्षों में ये क्वेश्चन आ चुका है। और ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे तो यही है, ठीक है। ये वहां पे पूछा था आपका 2 जहाजों के बीच की दूरी। यहाँ जो 2 जहाज दे रहा है कि अनुमान कोण क्रमशः 30 अंश तथा 45 अंश। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है तो समतल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई पूछ रहा है। वहां पे आपका जो प्रश्नावली में क्वेश्चन है वहां पे ये ऊंचाई दी है, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई दी है। वहां पे लिखा है लाइट हाउस लिख रहा है। क्वेश्चन में आपका क्या लिखा है, लाइट हाउस। प्रकाश स्तंभ को क्या लिख रहा है, लाइट हाउस। तो वहां पे ऊंचाई दी है, वहां पे इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी पूछ रहा है। और यहाँ पे जहाजों के बीच की दूरी दिया है और पूछ रहा प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, ठीक है। तो करते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले आपको फिगर बनाना है, ठीक है। फिगर यदि आप बना लेंगे तो क्वेश्चन को आप कर लेंगे। तो मान लेते हैं ये क्या है, प्रकाश स्तंभ है, ये हमारा जो है प्रकाश स्तंभ है, ठीक है। और ये समुद्र तल है, ये मान लेते हैं समुद्र तल है। अब इस पे 2 जहाज क्या कर रहे हैं, यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है, प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर। अब इस प्रकाश स्तंभ को ए भी ले लेते हैं और ये यहां पे एक मान लेते हैं सी जहाज है और यहां पे एक जहाज डी है। सी जहाज यहां पे है और डी जहाज यहां, दूसरा जहाज यहां पे है, ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर। इनके बीच की दूरी ये कितना है, 50 मीटर, ठीक है। ये दूरी कितना कह रहा है, दोनों जहाजों के बीच, एक जहाज यहां है दूसरा यहां, तो इनके बीच कितनी 50 मीटर की दूरी है। और इनके अवनमन कोण कह रहा है, 2 जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश। तो अवनमन कोण देखिए, एक 30 अंश है, एक कितना है 45 अंश है। तो मान लेते एक जहाज यहां पे है, इसका कितना है, इसका अवनमन कोण है। अवनमन कोण के लिए हमने क्या बताया है कि यहां से देखा जा रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो अवनमन कोण यही बनेगा, ये 30 अंश का बन रहा है यहां, ये कितने का बन रहा है, 30 अंश का। और फिर यहां एक जहाज पहुंची है, ये इसको यहां से मिला देंगे, इसका अवनमन कोण कितना है 45 अंश। ये कितना बन रहा है 45। तो ये देखिए ये 30 अंश है और ये वाली रेखा इस रेखा के क्या होगा, समांतर होगा। क्या होगा, समांतर। तो अब ये एक तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, तो ये 30 अंश है इतना, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 30 अंश, क्योंकि
जब दो रेखाएं समांतर होती हैं और उसे कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो तीसरा, अब ये कोण देखिए, ये कोण 45 अंश है और ये अब ए तिर्यक रेखा का काम कर रही है, ये ठीक है, ये वाली, ये और ये दो समांतर रेखाएं ये काट रही है, तो ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45 अंश। क्लियर है, ये भी कितना हो जाएगा 45 अंश। अब ये हमारा क्या है, प्रकाश स्तंभ, क्या है, प्रकाश स्तंभ है। और इसी की ऊंचाई पूछ रहा है, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं कितना है, h है, इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं h, ठीक है, h मीटर। तो जो पूछ रहा है उसको मान लेंगे, माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है। माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई AB बराबर h मीटर, ठीक है, h मीटर है। और ये वाली दूरी दिया है दोनों जहाजों के बीच की दूरी CD बराबर कितना दिया, 50 मीटर, कितना है 50 मीटर, ठीक है, CD 50 दिया है। अब एक BC को क्या मान लीजिए, BC को मान लेते हैं, माना BC बराबर x मीटर, ठीक है, क्या मान लिया हमने, BC बराबर x मीटर। अब जो दिया था हमने उसको लिख लिया और जो ज्ञात करना था उसको हमने मान लिया। अब हम एक एक त्रिभुज को लेके क्या करेंगे, निकालेंगे, यहां से एक संबंध आएगा और यहां से एक संबंध आएगा, फिर वहां से हम क्या करेंगे, h को निकालेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज ले लेते हैं ABC, समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC में tan क्या लिखेंगे, tan 45 अंश, tan 45 अंश, tan 45 अंश क्या होता है, लंब बटे आधार। इस त्रिभुज को ले रहे हैं ABC, ये वाला, ठीक है। तो ये हमने क्या माना, इसको x माना है, ये कितना है, ये x मीटर, ठीक है। तो आधार के लंब कितना है, h, लंब है h, इसको लिख लेते हैं चाहे AB बटे, लंब बटे क्या होता है, आधार है, लंब AB बटे BC। तो tan 45 मान 1 होता है और AB कितना है, h है, और BC कितना है, x है। तो ये हो जाएगा, तेजा गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा x बराबर h, ठीक है, नंबर 1। तेजा गुणा करेंगे तो आएगा x बराबर h, x का गुणा यहाँ हो जाएगा और यहाँ क्या h बचेगा। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABD में क्या लिखेंगे, tan 30 अंश। अब tan 30 अंश, तो ये इस बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो ये भुजा आएगी और ये आएगी, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं AB बटे BD, AB बटे BD। तो tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1 बटे √3 होता है। AB कितना है, AB है h, और BD कितना है, BD देखिए, BD हमारा है, BD को आप लिख सकते हैं, BD बराबर 50 प्लस x, क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस x। देखिए BD बराबर यही तो है, BD बराबर है BC प्लस CD, तो इसको लिख सकते हैं BC x है और CD कितना है 50। तो BD के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 50, ठीक। अब तिरछा गुणा करेंगे, एक का गुणा इसमें होगा तो कितना आ गया, x प्लस 50 बराबर किसके, √3h आ जाएगा, कितना आ जाएगा, √3h। इतना क्लियर है। अब देखिए x का मान आप यहाँ क्या करिए, रख दीजिए 1 से, ठीक है। तो x के स्थान पे h लिख सकते हैं प्लस 50 और ये √3h, और यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, ठीक है, 1 से हमने मान रखा है। अब h को उधर ले जाइए, ठीक है, उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 50 आएगा और इधर √3h माइनस h, तो ये 50 और h को कॉमन कर लेंगे। देखिए ये h है, यहाँ पर भी h गुणे 1 लिख सकते हैं, तो h कॉमन हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा √3 माइनस 1 इंटू h।
एच यहाँ √3 गुणे एच है, यहाँ एच को हम क्या लिख सकते हैं, एच गुणे ए, तो एच एच दोनों में से निकल जाएगा, यहाँ √3 और यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, तो एच बराबर जब करेंगे तो ये 50 बटे कितना हो जाएगा, एच का मान निकालेंगे तो एच बराबर हो जाएगा ये 50 और ये इसके नीचे आ जाएगा, यानी √3 - 1 हो जाएगा। एच बराबर √50 बटे √3 - 1 हो गया। ठीक है, अब इसका क्या करिए, परिमेयीकरण कर दीजिए, हर का परिमेयीकरण, तो लिखेंगे एच बराबर 50 √3 - 1 और √3 + 1 एक ब्रैकेट में और √3 + 1 दूसरे ब्रैकेट में, तो 50 √3 + 1 और ये देखिए एक में माइनस है √3 - 1 और दूसरे में क्या है √3 + 1 है, तो इसको हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर - b² का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं, आपको पता है a² - b² बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में माइनस होता है और एक ब्रैकेट में प्लस होता है। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चनों में यही फार्मूला आता है। ठीक है, तो a² - b², a - b और एक ब्रैकेट में a + b, इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, a² - b² लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a कितना √3 है और b कितना है, 1 है, तो √3 का स्क्वायर लिखेंगे, a का स्क्वायर हो गया और -b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 50 √3 + 1 और ये √3 का स्क्वायर वर्गमूल हट जाएगा यानी 3 आएगा, -1 तो कितना हो गया 50 √3 + 1 और बटे में 3 में से 1 जाएगा 2, अब 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 × 10, तो कितना गया 25 है, 25 √3 + 1 मीटर, ये आंसर आया। ठीक है, मीनार की ऊंचाई है। अब यहाँ पे क्या करिए, अगर क्वेश्चन में दिया है √3 का मान, देख लेते हैं, √3 का मान अगर दिया है तो उसका मान रख सकते हैं। √3 का मान नहीं दिया है तो क्या करेंगे, आंसर यहीं पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, आता लिख देंगे, अतः समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई 25 √3 + 1 मीटर है, ये आंसर हो गया। ठीक है, समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितना 25 और ब्रैकेट के अंदर √3 + 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, कह रहा है एक सड़क के एक ओर स्थित एक मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई क्या है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहा है, क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। तो देखिए, एक सड़क है जिसके एक तरफ क्या है, कह रहा है सड़क के एक ओर स्थित एक मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर, मतलब एक सड़क है और सड़क के एक तरफ क्या है मकान है और दूसरी तरफ क्या है मीनार, इतना क्लियर है। तो कह रहा है स्थित मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन को। तो सबसे पहले हम क्या, सड़क के एक तरफ मकान बना लेते हैं और एक तरफ मीनार। ये मान लीजिए मकान है और ये मीनार है। ठीक है, ये हमारा मकान है, मकान को ए भी लिखते हैं और ये है हमारा मीनार है। ठीक है, मीनार को हम पी क्यू लिख देते, पी क्यू। अब देखिए, ये बीच में क्या है, यही सड़क है, ये बीच में क्या है सड़क। ठीक है, ये बीच में सड़क है ये, और सड़क के एक तरफ क्या है मकान है और दूसरी तरफ क्या है मीनार। क्लियर है यहां तक। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सड़क के एक ओर स्थित एक मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर से, दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर, मीनार का शिखर यही है ना, ये मीनार का शिखर है और ये क्या आधार है इसका। तो मीनार के शिखर से मकान की छत, तो ये मकान है
तो छत इसका कहाँ, यहाँ ऊपर रहेगा, और ये आधार है, ये क्या है, इसका छत है। छत और आधार के अनुमान कोण, यानी यहां से इस छत का और इस मकान के आधार का, मकान का छत यहाँ है और आधार यहाँ है, इसका अनुमान कोण कितना कह रहा है? इन दोनों का अनुमान कोण, तो अनुमान कोण दिखाने के लिए क्या बताएं कि यहां से क्या करते हैं, क्षैतिज रेखा के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं। ये क्षैतिज रेखा है ना, इसके समांतर एक रेखा खींच लेंगे। अब यहां से शिखर से क्या रहा था, मीनार के शिखर से, तो यहां से देखा जा रहा है, यहां से देखा जा रहा है मकान के छत को और आधार को। तो ये जो अनुमान कोण बना रहा है ये, ठीक है, तो इसको कैसे दिखाएंगे, यहां से इस क्षैतिज रेखा के समांतर एक रेखा खींच दी है इसे, ठीक है, और इसका नाम लिख देते हैं सी। अब ये यहां पे कितने का कोण बना है, आधार कह रहा है कि स्थित मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अनुमान कोण, तो अनुमान कोण यहां बनेगा ना, अनुमान कोण क्रमशः कितने हैं, 45 और 60 अंश। तो यहां पे कितने का बन रहा है, 45 अंश बन रहा है। मीनार के शिखर से मकान की छत, ये वाला कोण कितना बन रहा है, 45 अंश अनुमान कोण बन रहा है। और दूसरा आधार, यहां आधार, मकान के आधार से ये वाला कोण कितना बन रहा है, 60 अंश। क्लियर है? ये देखिए अंदर जो है ये वाला कोण कितना है, ये वाला 45 अंश, ठीक है, और ये वाला कोण कितना है, 60 अंश। तो आपको क्लियर हो गया। अनुमान कोण हमने बताया था कि ऊपर से जब नीचे की तरफ देखते हैं तो अनुमान कोण बनता है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो ये अनुमान कोण हो गया। यहां बना ये 45 अंश बन रहा है, तो बताइए ये वाला इस रेखा के क्या समांतर है, तो ये एकांतर कोण होगा कि नहीं, ये एक क्या है, एपी, एपी क्या है, तिर्यक रेखा है, तो एकांतर कोण ये 45 है, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा 45 अंश। ये वाला कोण भी कितना होगा, 45 है, ठीक है। और अब ये वाला देखिए, ये वाला रेखा जो है इस रेखा के क्या है, समांतर है, और ये जो पीबी ये तिर्यक रेखा का काम करेगी, तो ये 60 अंश है, तो ये भी कोण कितना हो जाएगा, 60 अंश। क्लियर है यहां तक? यहां तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमारा फिगर बन गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या 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 कर रहा है। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर हो, इस मकान की ऊंचाई, मकान यही है ना, इसकी ऊंचाई कितना कह रहा है, 10 मीटर, ये कितना है, 10 मीटर है। मकान की ऊंचाई ए बी कितना है, 10 मीटर, ठीक। तो अब यहां पे ध्यान दीजिए, ए बी 10 मीटर है और ये एसी रेखा क्या है, बी क्यू के समांतर है, ये रेखा आपस में क्या समांतर है, तो ये क्या होगा, ये 10 है, तो ये सी क्यू भी ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। ये भी कितना होगा, 10 मीटर। क्लियर है कि नहीं? एसी और बी क्यू समांतर है, तो समांतर रेखा के बीच की दूरी क्या होती है, आपस में समान होती है, तो ये 10 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 मीटर। तो अब हमें निकालना क्या है, कह रहा है मीनार की ऊंचाई, यानी ये पी क्यू हमें बताना, पी क्यू, इसको हम मान लेते हैं स्मॉल एच मीटर, ठीक है, स्मॉल एच मीटर। अब देखिए, अब दोनों त्रिभुज को हम लेके, एक ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज पी सी ए ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज पी क्यू बी ये वाला त्रिभुज। तो ये वाला हमें नहीं पता है ये कितना, तो इस वाले को क्या मान लेते, इसको मान लेते हैं एक्स, पीसी, पीसी इसको मान लेते हैं कितना है, ये एक्स है, ठीक है, ये वाली दूरी कितनी है, एक्स। तो अब सब कुछ लिख लीजिए, मान लेंगे, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई पी क्यू बराबर कितना, एच मीटर है, कितना है, एच मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन विगत वर्ष में आ चुके हैं, 4 अंक का आया हुआ है क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट भी है, आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है और यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए पी क्यू एच मीटर हमने मान लिया, और जो दिया था उसको लिख लीजिए, मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई ए बी, मकान की ऊंचाई ए बी बराबर दिया है 10 मीटर, ठीक, ए बी कितना, 10 मीटर। और अब देखिए ए बी और बी सी हमने क्या है, ए बी और सी क्यू क्या होगा, बराबर, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे चूंकि ए सी समांतर है किसके, बी क्यू के,
इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी बराबर सी क्यू बराबर किसके, 10 मीटर। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। ये हो गया। और इसको पीसी आपने माना है, पीसी कितना माना है, एक्स माना, पीसी बराबर कितना है, एक्स मीटर। पीसी हमने कितना मान लिया, एक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन को करेंगे, आइए देखते हैं। पहले इस छोटे वाले त्रिभुज को ले लीजिए, छोटा वाले त्रिभुज ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज पीसीए में तो, और एक चीज और, ये एसी और बीक्यू भी क्या है, एसी और बीक्यू भी क्या है, बराबर है। एसी और बीक्यू भी क्या है, बराबर है। ठीक है, तथा लिख लेंगे एसी बराबर है किसके, बीक्यू के। तो अब इस वाले को क्या मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, वाई। यहां से यहां तक की दूरी जो ये वाई है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वाई होगा। किसी एक को वाई मानेंगे तो दूसरा भी कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो इसको हमने क्या मान लिया, वाई मान लिया है। ठीक है, अब लिखेंगे tan 45 अंश, कितना है, 45 अंश दिया है ना, इस त्रिभुज के ले रहे हैं। तो क्या होता है, लंबटे क्या होता है, आधार होता है ना, लंबटे आधार। तो लंब कितना है, पीसी, और आधार कितना है, एसी। तो tan 45 का माने एक होता है पीसी कितना है, एक्स है, और एसी कितना है, वाई। तो यहां से हमें एक संबंध आ जाएगा, तिरछा गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स बराबर वाई आ जाएगा। ठीक है, वाई का यहाँ गुणा करेंगे तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, वाई नंबर 1। ठीक, अब दूसरा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पीक्यूबी में tan कितना, tan 60 अंश, 60 अंश है, tan 60 अंश से वही लंबटे आधार। लंब कितना है, PQ, और आधार कितना है, BQ। तो tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3। tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3 होता है। तो PQ कितना है, PQ दिया है, PQH है। PQ कितना है, H, या PQ को हम लिख सकते हैं, PQ को क्या लिख सकते हैं, PC प्लस CQ लिख सकते हैं। ठीक है, और बटे में BQ। तो ये √3 है। अब PC कितना है, PC को माना गया है x, और CQ कितना है, देखिए AB बराबर CQ है ना, नहीं BQ, यहाँ AB बराबर CQ है, तो कितना है, 10 मीटर। तो CQ कितना है, 10, और BQ कितना है, BQ है y। तो BQ को क्या, y लिखेंगे। अब तिरछा गुणा करेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा, √3y और x प्लस 10 हो जाएगा। अब यहां से आप y का मान यहां पे रख सकते हैं, y का मान रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। x का मान मिल जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, मीनार की ऊंचाई बता देंगे। क्यों, क्योंकि ये जो PQ है, PQ किसके बराबर है, PC बटे CQ। तो CQ 10 पता है, x का मान निकाल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, BQ, यानी मीनार की ऊंचाई मिल जाएगी। तो यहां से y का मान रख दीजिए। ठीक है, लिखेंगे √3, और y बराबर क्या है, x। तो यहाँ पे y के स्थान पे x लिखेंगे, और यहाँ x प्लस 10, और यहाँ लिख देंगे 1 से हमने इस मान को रखा है। तो x को इधर लाइए, x इधर आएगा, इधर प्लस, इधर आएगा क्या, माइनस हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, 10। अब देखिए x यहाँ भी कॉमन है, यहाँ x को क्या लिख सकते हैं, x गुणे, तो x को बाहर करेंगे तो यहाँ √3 बचेगा, यहाँ माइनस है, और x को बाहर ऐसे कर देंगे। ठीक, यहाँ √3, यहाँ क्या बचा, -1, और यहाँ 10 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, अब ये गुणे में है, ये क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, √3 - 1, ये x का मान गया। अब इसका क्या करिए, परमीकरण कर दीजिए, इसका क्या कर दीजिए, परमीकरण। तो परमीकरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 √3 - 1, और इसका हर का संयुग्मी, ये √3 - 1 है, तो इसका संयुग्मी क्या होगा, √3 + 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ प्लस होता तो क्या माइनस में लेते हैं, और माइनस है तो इसका संयुग्मी क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। और ऊपर भी इसी से अंश में भी करेंगे,
हर के सभी में से अंश में भी गुणा करेंगे और हर में भी गुणा करेंगे तो कितना आएगा ये x बराबर ये देखिए 10 √3 + 1 आएगा। और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया कि नहीं, एक में माइनस है एक में प्लस है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला बना है, इसके पहले अभी पहले क्वेश्चन में हमने बताया है। तो ये √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको -1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 10 √3 + 1 और यहाँ √3 का स्क्वायर 3 -1, ठीक है। कितना आ जाएगा, अब कितना आएगा, इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा ये 10 √3 + 1 और बटे में 3 में से 1 घटाएंगे 2, तो 2 × 2 2 × 5 = 10, तो बराबर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 और ब्रैकेट के अंदर 3 + 1 मीटर आएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब हमें बताना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, तो लिखेंगे इसको चाहे गुणा कर दीजिए, अतः लिखेंगे मीनार की ऊंचाई PQ बराबर क्या PC + CQ। तो PC का मान कितना है, यही x PC आया है ना, x का मान जो आया है ये क्या PC है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 √3 + 1 और प्लस में CQ कितना है 10, AB बराबर CQ 10 है, तो जोड़ेंगे ये हो जाएगा 5 √3 + 5, इसको 5 से अंदर गुणा कर दीजिए और यहाँ +10 है, तो जोड़ेंगे 10 5 15 हो जाएगा ये, और यहाँ पे कितना हो जाएगा +5 √3, इतना मीटर आंसर आएगा, ठीक है, इतना क्या आएगा आंसर। या क्या करिए 5 कॉमन कर लीजिए, या तो क्या आप इसको 5 कॉमन करके लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 कॉमन करेंगे तो 5 × 15 3 और √3 इतना मीटर, ठीक है, या तो ऐसे आंसर लिखिए या तो इस तरीके से लिख दीजिए। तो ये भी क्लियर हुआ होगा। अनुमान कोण हमें दिया था, अनुमान कोण से हमने क्या उन्नयन कोण ऐसे ज्ञात कर लिया, फिर पहले इस त्रिभुज को लिया इस त्रिभुज को लिया, दोनों को हमने दोनों त्रिभुज में tan 45 अंश और tan 60 अंश इस तरीके से लिया और सॉल्व किया, आंसर हमें मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया जाए। कह रहा है कि समान ऊंचाई के दो स्तंभ 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित हैं। सड़क पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। स्तंभों के बीच बिंदु की स्थिति तथा प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसमें देखिए क्या दिया है, क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है। तो समान ऊंचाई के, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपके प्रश्नावली 9.1 जो है उसमें भी आपका ये दिया है, यहां पे समान ऊंचाई के दो स्तंभ 100 मीटर ऊंचाई के हैं, ठीक है। वहां आपकी जो प्रश्नावली में दिया है क्वेश्चन, वहां पे 80 मीटर यही क्वेश्चन दिया है, 80 मीटर, ठीक है, सेम यही क्वेश्चन है। वहां पे 80 मीटर यहां दिया है सड़क की चौड़ाई, और इस क्वेश्चन में दे रहा है 100 मीटर। तो यहां पे हल कीजिए, फिर आप प्रश्नावली के क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्नावली का क्वेश्चन 10 है, ठीक है, तो उसको सॉल्व करिए और इसको दोनों को सॉल्व करिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 4 अंक का आया हुआ है क्वेश्चन। तो देखिए फिगर, सबसे पहले फिगर, अगर आप फिगर बना लेते हैं तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन को पढ़िए और बनाइए। कह रहा समान ऊंचाई के दो स्तंभ, तो दो स्तंभ बना लीजिए। मान लेते हैं एक स्तंभ ये है, एक स्तंभ ये है और दूसरा स्तंभ ये। दोनों स्तंभ कह रहा है क्या है, समान है, ठीक है। एक स्तंभ ये हो गया और एक स्तंभ ये ले लेते हैं। एक AB स्तंभ हमने ले लिया, एक ले लिया PQ। दोनों की ऊंचाई क्या है, समान। समान ऊंचाई के दो स्तंभ, जिनके स्तंभ 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों स्थित। एक सड़क, इनके बीच में क्या, एक सड़क है, इसकी
चौड़ाई है 100 मीटर, इस सड़क की चौड़ाई कितनी है 100 मीटर है, ठीक है। ये BQ जो है ये क्या है सड़क, ये क्या है सड़क है, ठीक है, ये है सड़क। तो सड़क की जो चौड़ाई है वो 100 मीटर है और इसके दोनों तरफ क्या है दो स्तंभ कह रहा था, तो स्तंभ AB और स्तंभ PQ हमने बना लिया। फिर सड़क पर स्थित किसी बिंदु से, सड़क पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश, क्या है 60 अंश और 30 अंश। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई बिंदु है और यहां से इसको अगर मिलाएंगे तो ये कोण कितने का बन रहा है 60 अंश का, कितने का बन रहा है 60 अंश। एक बिंदु ले लेते हैं, इस पे ले लेते हैं बिंदु C, ठीक है, क्या बिंदु C ले लेते हैं। तो कह रहा था कि सड़क पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 अंश। तो हमने C बिंदु लिया, यहां से इसको मिलाया, ये 60 अंश बना रहा है और फिर इसको इसके शिखर से, इस स्तंभ के शिखर से इसको मिला देते हैं इस बिंदु को, तो ये जो कोण बन रहा है कितने का बन रहा है 30 अंश, ठीक है। एक तरफ कितने का बन रहा है 30 अंश और दूसरे नहीं, ये कितना 30 अंश, एक तरफ कितना बन रहा है 60 अंश का और दूसरी तरफ कितना बन रहा है 30 अंश। क्लियर है। दो समान स्तंभ की ऊंचाई कह रहा था, तो इसकी AB और PQ ये दोनों क्या है समान है, समान ऊंचाई के हैं। इनके बीच एक सड़क थी जिसकी चौड़ाई थी 100 मीटर। सड़क पे एक बिंदु C है जहां से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश कह रहा था, तो हमने पहले स्तंभ को यहाँ देखा 60 अंश और यहाँ पे कितना बना रहा है 30 अंश। स्तंभों के बीच बिंदु की स्थिति तथा प्रत्येक बिंदु स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्तंभों के बीच की बिंदु की जो ये है इसकी स्थिति बतानी कि इस स्तंभ से इसकी दूरी कितनी है और इस स्तंभ से इसकी कितनी दूरी, ये बताना है। और बताना है कि प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई यानी AB और PQ की ऊंचाई भी बतानी है। तो मान लेंगे, माना प्रत्येक, अब स्तंभ समान है तो इसका मतलब क्या दोनों बराबर होंगे। प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई, प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई AB बराबर किसके PQ के बराबर हम क्या मान लेते हैं H मीटर, ठीक है, हमने H मान लिया। प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई AB बराबर PQ बराबर H मीटर, ठीक है, H मीटर हमने मान लिया। और इसकी स्थिति पूछ रहा है तो BC को X मान लेते हैं इसको, और इसको क्या मान लेते हैं, इसको Y मान लेते हैं। ये कितना है, नहीं इसको रहने देते। अब ये बताइए हमें सड़क की चौड़ाई कितनी दी है, सड़क की चौड़ाई BQ बराबर कितना है 100 मीटर। अगर हम मान लेते हैं BC, माना BC बराबर X मीटर, तो CQ कितना हो जाएगा, CQ ये वाला 100 में से क्या करेंगे, 100 में से X को घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा ये CQ। क्यों, ये पूरा कितना 100 मीटर है और इस BC को हम क्या मान रहे हैं X मीटर मान रहे हैं इसको, तो ये CQ निकालने के लिए क्या करिए 100 में से X को घटा देंगे तो ये वाली दूरी निकल जाएगी ना CQ। वही काम हमने किया है, BC को हमने मान लिया X और इसको हमने BC को क्या माना है X मान लिया है, तो CQ निकालना है तो 100 में से हमने क्या किया X को घटा दिया तो हमें मिल गया CQ। यहां तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब दोनों एक बार इस त्रिभुज को ले लीजिए, एक बार इस त्रिभुज को, दो संबंध आएंगे और फिर हम उससे आंसर निकाल लेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 अंश, क्या लिखेंगे tan 60 अंश बराबर क्या लंब बटे लंब कितना है, क्या लिखेंगे लंब बटे tan थीटा बराबर क्या लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना है AB है और आधार कितना है BC, तो tan 60 अंश का मान कितना होता है √3। AB कितना है, AB को हमने क्या माना H और BC को हमने क्या माना X। तो यहां से तिरछा अगर गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, इसका यहां गुणा हो जाएगा, यानी H बराबर हम लिख सकते हैं या ऐसा लिख सकते हैं √3 X बराबर H के, या X बराबर क्या लिख सकते हैं H बटे √3 नंबर 1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है।
हमने एक्स का यहाँ गुणा किया त्रिज्या इतना आ गया, और एच एक्स बराबर क्या, अब ये बटे में चला जाएगा, एच बटे √3। नंबर 1। दूसरा त्रिभुज, लेकिन समकोण, समकोण त्रिभुज PQC, इस त्रिभुज की बात करें PQC में, इसमें भी वही लिखेंगे tan 30 अंश। अब यहाँ पे कोण कितने का, 30 अंश का है, तो इसके हिसाब से लंब कौन है, ये है, तो यहाँ पर लंब PQ बटे आधार क्या होगा, CQ, आधार CQ। तो tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1 बटे √3। PQ कितना हमने h माना है, देखो PQ कितना है h, और CQ कितना है, CQ हमने निकाला है, यहाँ देखिए CQ ये निकाला गया 100 - x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100 - x लिखेंगे। अब इसका भी तिरछा गुणा कर दीजिए, यहाँ h का गुणा इससे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, √3h, और 1 का गुणा इसके साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100 - x। 1 का गुणा 100 - x से होगा तो क्या आएगा, 100 - x ही आएगा, ठीक है। अब देखिए x का मान आप यहाँ रख सकते हैं, तो लिखेंगे √3h, और इस 100 - x के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, h बटे √3, यहां लिख देंगे 1 से। इस मान को हमने कहां से रखा है, 1 से रखा है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना है, ये √3h है। अब h को ना हो इधर पक्षांतर कर दीजिए, ठीक है, ये √3h है, और प्लस इसको इधर लाएंगे तो इधर माइनस से इधर आएगा तो क्या प्लस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आए बचेगा 100। क्लियर है। यहाँ पर हमने क्या किया, h बटे ये माइनस में था, इसको हमने इधर लाया तो प्लस हो गया, और ये हो गया, बन गया, ठीक है। अब इसको लिखेंगे, अब इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा। अब देखिए यहाँ पे बटे में 1 है, यहाँ पे बटे में √3 है, तो लासा कितना हो जाएगा, हो जाएगा √3, लासा कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बटे में 1 है, 1 से भाग करेंगे √3 में तो कितना, √3 बार जाएगा, √3 से ऊपर गुणा हो जाएगा, यानी √3 गुणे √3h, इसमें गुणा हो गया अंश में, ठीक है, और फिर √3 से भाग करेंगे, 1 बार जाएगा, कट जाएगा ये, तो 1 h में गुणा करेंगे 1 से तो क्या आएगा, h आएगा, और बराबर कितना है 100। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ बटे 1 था, 1 से हमने √3 में भाग किया, √3 बार गया, √3 से अंश में गुणा हो गया ये, फिर यहाँ पे √3 है, √3 से भाग करेंगे तो 1 पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 1 बार भाग जाएगा, तो 1 से h में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, h आएगा। अब तिरछा गुणा कर दीजिए, तो ये तो हो जाएगा √3 का गुणा क्या 3 आएगा, वर्गमूल हट जाएगा, 2 बार उसी का गुणा है तो वर्गमूल हट गया, h और प्लस यहाँ पे क्या h, और इस √3 का गुणा इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 √3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो गया, ये हो गया 4h, और ये कितना आएगा 100 √3, तो h बराबर कितना हो जाएगा, 100 √3 बटे 4, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, तो h का मान कितना आ जाएगा, 25 √3। ये आ गया मीनार की ऊंचाई, ठीक है। अतः हम यहां लिख सकते हैं, अतः मीनार नहीं स्तंभ है, अतः प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई हम क्या लिख सकते हैं, अब h आ गया, यहां से हम क्या x को निकाल सकते हैं, h का मान आ गया है, x को निकाल लीजिए, लिखेंगे h का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दीजिए, तो x बराबर h कितना है, 25 √3 है, और बटे में यहाँ पे क्या √3 है, इसी 1 में रख रहे हैं, इसमें x बराबर क्या है, h बटे √3, तो h के स्थान क्या है 25 √3 रखेंगे, और बटे में √3 है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 25, x का मान कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है। तो ये x आ गया, यानी हमें क्या मिल गया, BC हमें क्या कितना मिल गया, 25 मीटर, इसलिए CQ कितना हो जाएगा, CQ हो जाएगा 100 - 25, तो कितना आ जाएगा 75 मीटर, ठीक है। CQ कितना आएगा, 100 - x है ना CQ, तो x को घटा देंगे, कितना 75 आ जाएगा। तो इस बिंदु से इस स्तंभ की दूरी कितनी, 25 मीटर है, और इस बिंदु से इस स्तंभ की PQ स्तंभ की दूरी कितनी है, 75 मीटर, ठीक है। अतः लिखेंगे, अतः प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई
प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई यच आया है ना, यच कितना है 25√3 मीटर। ये तो हो गया ऊंचाई, ये एक आंसर ये मिल गया। ऊंचाई कह रहा था प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई बताइए, तो प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई कितनी है 25√3, ये भी है और उतना ए भी है। और कह रहा था कि स्तंभ के बीच बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए, ठीक है, स्तंभ के बीच बिंदु की स्थिति। तो लिखेंगे पहले स्तंभ से बिंदु सी की दूरी 25 मीटर है, 25 मीटर, तथा दूसरे स्तंभ से बिंदु सी की दूरी 75 मीटर है। हमने अभी निकाला, सी की निकाला 75 और बीसी कितना है 25 है। तो बिंदु सी की दूरी इस पहले स्तंभ से कितनी 25 मीटर है और दूसरे स्तंभ से कितनी है 75 मीटर। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। दिया है, कह रहा है 1 मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 12 मीटर है। कितना है? मीनार की ऊंचाई 12 मीटर है, ये आपको बताना है। तो ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए। क्या कह रहा है? एक मीनार के आधार से, एक मीनार दिया हुआ और कह रहा है एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से, मतलब एक मीनार है और एक सरल रेखा, यानी वो सरल रेखा कहां पे होगा? क्षैतिज धरातल पे होगा। से कह रहा है मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के क्या पूरक कोण है। सरल रेखा में जो कह रहा है दो बिंदु हैं, उनसे उस मीनार के उन्नयन कोण जो है वो क्या है? एक दूसरे के पूरक है। तो सिद्ध करके हमें बताना है कि मीनार की ऊंचाई 12 मीटर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? मीनार बना लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे? मीनार बना लेते हैं। ये है मीनार, ये क्या है? मीनार है, ठीक है, ये मीनार है। अब कह रहा है एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर, तो एक सरल रेखा ले लेते हैं ऐसे। एक सरल रेखा इस तरीके से ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गई सरल रेखा। अब ये सरल रेखा है, इसमें कह रहा कि सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर, तो यहां से 9 मीटर आइए, मान लीजिए यहां है 9 मीटर, ठीक है, यहां कितना है 9 मीटर, फिर इधर आगे कितना हो गया 16 मीटर। ये मान लीजिए ए बी मीनार है और ये बीसी तक कितना है 9 मीटर, ये इतना है 9 मीटर, ठीक है, यहां से यहां तक कितना है 9 मीटर। और फिर कह रहा है 16 मीटर की दूरी पर बिंदुओं से, एक बिंदु यहां पे डी है और इसकी दूरी कितनी है 16 मीटर, ये वाली दूरी कितनी है 16 मीटर, ठीक है। बिंदुओं से 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। तो इसको हम मिला देते हैं, इसी बिंदु को यहां से इसके शिखर से मिलाएंगे और डी बिंदु के इसके शिखर से मिला देंगे। तो एक कोण कह रहा है अगर हम एक दूसरे के क्या है पूरक, उन्नयन कोण उनके क्या है एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। तो वो क्या मान लेते हैं अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अगर इस कोण को थीटा मानते हो, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्यों? इसको थीटा मान सकते हो, ये 90 माइनस थीटा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? पूरक कोण आपको पता होगा कि पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 अंश, समपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो पूरक कोण और समपूरक कोण के बारे में आपको पता होना चाहिए। पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 अंश के बराबर। अगर एक कोण 45 अंश है, मान लीजिए एक कोण कितना है 30 अंश है, तो 30 अंश का पूरक कोण, 30 अंश का पूरक कोण क्या हो जाएगा 90 में से 30 घटा देंगे तो कितना आएगा 60, यानी 30 अंश का पूरक कोण कितना है 60 है। तो ऐसे एक कोण अगर थीटा मान रहे हैं तो दूसरा कोण उसका पूरक कोण क्या आएगा, इस थीटा का पूरक कोण क्या आएगा 90 माइनस थीटा। जैसे हमने 30 अंश का पूरक क्या निकाला 90 माइनस 30 अंश, तो आया कितना 60 अंश। तो ऐसे अगर एक कोण मान रहे हो थीटा
तो उसका पूरक कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या है, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 अंश। अभी इनको जोड़ दीजिए 90, इसको देखिए 30 और 60 जोड़ेंगे क्या है, 90 आएगा, ये 90 आएगा। इसको जोड़िए 90 माइनस थीटा और प्लस थीटा, ये वाला कोण ये कोण, दोनों थीटा थीटा कटा कितना आएगा, 90 अंश। तो पूरे कोण का योग कितना होता है, 90 अंश होता है, ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब हमें जो सिद्ध करना है, हमें सिद्ध कर क्या करना है, मीनार की ऊंचाई 12 मीटर। तो लिख लेंगे माना मीनार ए बी है, माना ए बी मीनार है। ठीक है, ऐसा लिख लेते हैं, लिखेंगे माना ए बी मीनार है, तथा सरल रेखा बीडी में दो बिंदु सी और डी है। ठीक है, सी और डी है, जहां बीसी बराबर कितना है, 9 मीटर, तथा बीडी कितना है, 16 मीटर। बीडी कितना है, 16 मीटर। ठीक है, 9 मीटर और 16 मीटर ये है। अब बिंदु सी और मीनार, माना यहां क्या हो, एक लाइन मान लेंगे यहां पे, माना मीनार के शिखर से बिंदु सी और डी के पूरक कोण क्रमशः थीटा और 90 माइनस थीटा है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लेते हैं दोनों बारी बारी से, एक बार इस त्रिभुज को, एक बार इस त्रिभुज को और एक बार बड़े वाले त्रिभुज को। तो छोटा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे, tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, ए बी, और आधार कितना है, बी सी। तो tan थीटा बराबर लिखेंगे, ए बी कितना है, ए बी क्या मान लेते हैं, इसको ए बी को मान लेते हैं एच। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, एच। ये ए बी कितना है, एच मीटर। अभी थोड़ी देर के लिए क्या इसको एच मान लेते हैं। तो ए बी को हमने एच मान लिया, और बीसी कितना 9 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, बस ऐसे ही रहने दिए, नंबर 1 हो गया। ठीक है, नंबर 1। अब दूसरा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, बड़े वाले त्रिभुज में। अब यहाँ पे कितना कोण है, 90 माइनस थीटा, तो लिखेंगे tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर किसके, लंब बटे आधार। लंब ए बी है और आधार कितना, बी डी, ये पूरा हो जाएगा बी डी। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा आपको पता है क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में पढ़ा है, तो क्या हो जाएगा, cot थीटा प्लस में होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, cot थीटा आएगा। कितना आएगा, cot थीटा। cot थीटा बराबर क्या, ए बी कितना है, ए बी का मान रखिए, ए बी एच माना गया है, और बी डी है 16। ये हो गया नंबर 2। नंबर 2। अब 1 और 2 को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को
परस्पर गुणा करने पर, गुणा कर दीजिए दोनों को, गुणा करेंगे tan थीटा इंटू कॉट थीटा। बायां पक्ष से गुणा होगा और दायां पक्ष दाएं पक्ष से गुणा होगा। h/9 और गुणे h/16। क्लियर है? अब देखिए हमने बताया कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान क्या 1 होता है। फार्मूला हमने बताया है, अगर tan थीटा इंटू कॉट थीटा है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। कैसे? tan थीटा है तो अब कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा लिख सकते हैं। तो ये कट जाएगा तो क्या 1 आएगा, इसीलिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1 होता है। तो इसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए गुणा करेंगे, h का गुणा क्या है, h की घात 2 हो जाएगा और इसका गुणा कितना 16 9 कितना होता है 144। अब तिरछा गुणा कर दीजिए, तिरछा गुणा करेंगे कितना आ जाएगा h²। अब 144 का 1 में गुणा होगा तो क्या आएगा 144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 144। ठीक है, तो h बराबर क्या हो जाएगा 144 का वर्गमूल, तो बराबर कितना आएगा 12। 144 किसका स्क्वायर है 12 का, तो 12 आ जाएगा 12, यानी h बराबर कितना आ गया 12 मीटर। ये h क्या है, मीनार की ऊंचाई है। तो यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था, मीनार की ऊंचाई कितना है 12 मीटर। ये हो गया सिद्ध, 12 मीटर है। ठीक है, यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, कह रहा है एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया कुछ? क्वेश्चन में कह रहा है एक बहुमंजिला भवन है जिसमें क्या है कई मंजिले हैं। ठीक है, 1 2 3 कई तल हैं उसमें, और एक ऊंचे भवन, एक क्या एक सिंगल भवन है। ठीक है, तो 2 भवन की बात कर रहा है। एक बहुमंजिला भवन है जिसमें कई तल है। ठीक है, और एक ही तल का भवन है। तो 2 भवन है, यानी एक छोटा है, बहुमंजिला वाला क्या होगा बड़ा होगा। कह रहा है कि बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल, जो छोटा भवन है उसके शिखर और तल के अनुमान कोण कितने हैं 30 अंश और 45 अंश। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी क्या कीजिए। तो एक बना लीजिए बहुमंजिला भवन, यानी एक बड़ा रहेगा ऐसे। एक क्या है बहुमंजिला भवन है, ये हो गया बहुमंजिला भवन, और एक क्या है छोटा भवन है। एक यहां बना लेते हैं। ठीक है, ये बहुमंजिला, ये कौन सा भवन है बहुमंजिला भवन है, बहुमंजिला भवन। और ये क्या है भवन है। ठीक है, ये एक ही तल का भवन होगा। तो इसके कह रहे हैं अवनमन कोण किसका किसका बहुमंजिला भवन के शिखर से। तो बहुमंजिला भवन का ये इसको ले लेते हैं ए बी और इसको सी टी ले लेते हैं। ठीक है, ये तो ए बी बहुमंजिला भवन है। अब इसके शिखर से बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर 8, यहां से कोई व्यक्ति बैठा है यहाँ पे, यहां से देख रहा है कि 8 मीटर ये जो सीटी भवन है, ये वाला भवन सीटी। ठीक है, सीटी भवन, इसकी ऊंचाई कह रहा है कितना है 8 मीटर। ये 8 मीटर है, इसकी ऊंचाई कितनी है 8 मीटर। एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, इसके शिखर से इस यहां से देख रहा है इसके शिखर को, और तल के अवनमन कोण, यानी तल इसका कहां है यहां होगा नीचे। तो यहां से देख रहा है तो इसको यहां से क्या करिए मिला दीजिए, और यहां से इस रेखा के समांतर, क्षैतिज रेखा के समांतर एक रेखा खींच दीजिए ऐसे। ठीक है, ये बन गया, एक रेखा हमने खींच दिया ऐसे। तो अब इसी के समांतर एक रेखा और ऐसे खींच देंगे इस तरीके। तो ये जो यहां कोण कितने का बन रहा है, कह रहा है कि 30 अंश और 45 अंश। तो ये वाला कोण कितना बन रहा है 30 अंश। ठीक है, तो यहां कितना हो जाएगा, ये भी कोण 30 अंश, क्योंकि ये इसके समांतर है। तो और ये एसी क्या है तिर्यक रेखा है, तो इसलिए एकांतर कोण क्या समान होते, तो ये 30 अंश तो ये भी 30 अंश। और तल
तल का अवनमन कोण, तो तल को इस शिखर के बिंदु से मिला देते हैं इससे, ठीक है। ये तो यहां कितने का कोण बन रहा है, यहां पे बन रहा है यहां पे ये वाला कोण बन रहा है, कह रहा 45 अंश। ये कितना है, 45 अंश। तो अब देखिए ये और ये रेखा समांतर है, और ये एडी क्या तिर्यक रेखा का काम कर रही है, तो ये वाला एकांतर कोण इस एकांतर कोण के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आपको फिगर। अब हमें भवन की ऊंचाई बताना, तो भवन की ऊंचाई हम मान लेते हैं कितना, एच। बहुमंजिला भवन जो है इसकी ऊंचाई एच मान लेते हैं, और दोनों भवनों के बीच की दूरी, तो इस दूरी को हम यक्स मान लेते हैं, ठीक है। ये कितना है, यक्स मीटर मान लेते हैं इसको। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, ये भवन कितना है, सीडी कितनी, 8 मीटर है। तो अब यहाँ पे सी डी ई बिंदु लिख देते हैं। अब सी और बी डी ये क्या समांतर है, तो ये इसके क्या होगा, बराबर होगा, नहीं, हाँ, तो ये इसके क्या समांतर है ना, ये इसके क्या समांतर है। तो सी डी यानी इसके हर प्रत्येक बिंदु, इस रेखा का और इस रेखा का प्रत्येक बिंदु क्या होगा, समान दूरी पर होगा ना। तो सी डी बराबर किसके, बी के, यानी ए बी कितना हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। क्लियर है। जब कोई समांतर रेखा होती है, ठीक है, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके प्रत्येक बिंदु की दूरी जो है क्या होती है, समान होती है, ठीक है। यहां से यहां तक की हर जगह देखेंगे क्या, समान दूरी, यानी सी डी किसके बराबर होगा, बी के। तो ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, तो ये हो गया 8, ठीक है। और जब ये 8 हो गया तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये वाली दूरी, ये दूरी जो है, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, एच, ये पूरा एच है और इतना 8 है, तो क्या करेंगे, एच माइनस 8 कर देंगे, एच माइनस 8 मीटर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, एच माइनस 8 मीटर। यहां तक क्लियर होगा आपको। अब फिगर हमारा बन गया है, अब हम ज्ञात करते हैं। तो पहले एक बार क्या है, इस त्रिभुज को ले लीजिए, त्रिभुज ए ई सी, और एक बार इस बड़े वाले त्रिभुज को। तो मान लेंगे, पहले माना बहुमंजिला भवन की ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर, और भवन की ऊंचाई कितना दिया था, भवन की ऊंचाई तथा दूसरे भवन, ठीक है, एक बहुमंजिला भवन है तथा दूसरे भवन की ऊंचाई सीडी बराबर कितना है, 8 मीटर है। अब लिखेंगे, चूंकि सी समांतर किसके है, बीडी के, सी समांतर बीडी, इसलिए क्या हो जाएगा, सीडी बराबर हो जाएगा किसके, बी के, बराबर हो जाएगा 8 मीटर, ठीक है। ये हो गया। अब हमने इसको माना है एक्स, तो ये भी, ये वाला कितना हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो लिखेंगे तथा सी बराबर बी डी बराबर एक्स मीटर, माना सी बराबर बी डी बराबर क्या है, एक्स मीटर। ये भी क्या है, ये आपस में बराबर होगा, इसको हमने मान लिया है एक्स, ठीक है। तथा अब ये कितना हो जाएगा, ए कितना आ गया, ए हमारा इस 8 को घटा देंगे तो ए, तथा ए बराबर कितना है, एच माइनस 8 मीटर। ये जो जितना हमने फिगर में किया था हमने उसको क्या लिख लिया। अब दोनों त्रिभुज को लेंगे, पहले लेंगे समकोण त्रिभुज ए ई सी में। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6, आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 6, सेम वही क्वेश्चन है, और ये 6 अंक में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। ये कितने अंक का आया है, 6 अंक का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसमें। अब क्या लिखेंगे, tan 30 अंश
tan 30 अंश बराबर क्या होगा, लंब बटे क्या होगा, आधार। तो लंब कितना है, लंब है ए और आधार कितना है सी है। तो tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3। ए कितना है, ए को ए है h-8, ए कितना है, ए तो है h-8 और सी कितना है x। तो इसको तिरछा गुणा करेंगे तो x का गुणा 1 में होगा तो यहाँ x आएगा और इसका गुणा होगा √3 h-8। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको गुणा करना चाहें तो गुणा कर सकते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा, √3 h माइनस इसका 8√3। ये हो गया नंबर 1। √3 से h में गुणा करेंगे तो ये आएगा, फिर इससे -8 में करेंगे तो ये आ जाएगा। अब दूसरा त्रिभुज लेना है, समकोण त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज जो ए बी डी में, इसमें क्या लिखेंगे, tan 45 अंश। इसमें भी लंब कितना है, ए बी और आधार कितना बी डी। तो tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1। tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ए बी कितना है, ए बी हमारा है h, ए बी को हमने क्या माना है, h माना है। और बी डी कितना है, बी डी भी यह है x। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, जब x से इसमें तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, h बराबर क्या आ जाएगा, x। h बराबर क्या आ जाएगा, x। अब x का मान यहाँ पे है, x का मान यहाँ है तो इसमें रख दीजिए, नंबर 2 है। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रख दीजिए। समीकरण 2 यही है, x का कितना है, √3h माइनस 8√3 हमने मान रख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए h को इधर लाइए और इसको इधर कर दीजिए, ये माइनस है, इधर इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और बराबर करके √3h इधर बचा है और इसी h को इधर ला रहे हैं तो क्या है, -h हो जाएगा। तो ये 8√3 और ये, अब देखिए √3h है, ये h को क्या h गुणे 1 लिख सकते हैं, तो h का मान हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, √3, यहाँ √3 बचेगा, यहाँ -1 और बाहर h आ जाएगा। अब h बराबर जब लिखेंगे तो ये क्या है, इसके बटे में आ जाएगा यहाँ। ठीक है, ये आ जाएगा बटे में, तो h बराबर क्या लिख सकते हैं, 8√3 और √3 -1 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी क्या करेंगे, संयुग्मी से गुणा करेंगे। ठीक है, क्योंकि कभी कभी आंसर इतना ही दे देता है, कभी कभी उसको क्या सरल कर देते हैं। तो सरल करने के लिए क्या करेंगे, हर का संयुग्मी लेंगे। अब यहाँ माइनस है तो इसका संयुग्मी क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो लिखेंगे h बराबर 8√3 और √3 -1 और दूसरे ब्रैकेट में √3 + 1। हर के संयुग्मी से अंश में भी गुणा करेंगे और हर में भी गुणा करेंगे। अब देखिए कितना हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 8√3 और यहाँ √3 + 1। गुणा करना चाहे ऊपर गुणा कर दीजिए, ये 8√3 और √3 में गुणा हो जाएगा, ये प्लस इसका गुणा यहाँ हो जाएगा तो 8√3 हो जाएगा। और बटे में, अब देखिए एक में माइनस है, एक में प्लस है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमने पहले क्वेश्चन में ही बताया है। तो √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो कितना है हमने बताया है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस b और दूसरे में a प्लस b। तो इसके स्थान पे हम इसको लिख सकते हैं। तो a कितना, √3 का स्क्वायर और b कितना 1। तो ये देखिए गुणा √3 का गुणा कितना 3 आएगा, तो 8 × 3 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 8√3 और बटे में यहाँ 3 का स्क्वायर क्या 3, √3 है ना, इसका स्क्वायर क्या कितना 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ जाएगा, ये 8 × 3 = 24 + 8 √3 और बटे में 2 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 2। अब यहां से कॉमन करिए, कितना होगा कॉमन, 8 कॉमन हो जाएगा, 8 × 3 = 24 होता है और 8 यहां से निकलेगा तो क्या बचेगा, 3 + √3 और बटे में कितना है 2 है, तो 2 से कटेगा, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो कितना आ जाएगा 4 और ब्रैकेट में 3 + √3। अब ये √3 चाहे आगे लिखिए या पीछे लिखिए, ठीक है, प्लस है तो आगे पीछे उसको लिख सकते हैं। तो इतना क्या आ गया, h का मान आ गया, यानी मीनार की ऊंचाई, हमें नहीं मीनार नहीं, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई h हमने माना था, तो लिखेंगे अतः। और एक चीज और देखिए,
बहुमंजिला भवन की ऊंचाई आ गई और कह रहा है कि दोनों भवनों के बीच की दूरी ये। तो हमने अभी एक त्रिभुज शुरू में ही हमने बताया था, अगर यहाँ 45 अंश का होता है तो आधार भी एक होता है और लंब भी एक होता है, यानी आधार और लंब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर ये यच हमारा कितना आया है, 4 इंटू 3 प्लस √3 आया है, तो इसकी सॉरी हाँ सही है, कितना आंसर आ रहा है, आंसर ये आ रहा है। ठीक है, तो जो ऊंचाई होगी वही क्या होगी, इन दोनों भवनों के बीच की दूरी भी होगी। हमने शुरुआत में ही बताया था कि अगर 45 अंश का बनता है, अगर यहाँ एक टाइम 45 अंश बराबर 1 होता तो 1/1 लिखा था हमने, लंब बटे आधार, यानी लंब भी होगा आधार भी होगा, यानी दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां से हमें क्लियर है कि जितनी ऊंचाई है भवन की उतना ही दोनों भवनों के बीच की दूरी भी होगी। तो लिखेंगे अतः बहुमंजिला भवन की ऊंचाई 4 3 प्लस √3 मीटर है तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 4 3 प्लस √3 मीटर। क्लियर है कि नहीं, इसका आंसर चेक करेंगे आप। एग्जाम्पल नंबर 6 आपके बुक का है, देख लीजिए, यही आंसर आ रहा है। हमने शुरुआत में ये बताया 45 अंश का जब बनता है तो आधार और लंब क्या होते हैं, 1 1, यानी दोनों समान होता है। तो उसके हिसाब से हमने ऊंचाई भी यही लिखा और दोनों भवनों के बीच की दूरी भी हमने लिखा। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ होगा, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आया होगा तो कमेंट करिएगा, वीडियो अगर पसंद हो तो लाइक भी कीजिए और अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए, जिससे आपके मित्र भी क्या है, इसका लाभ उठा सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चनों को लाएंगे, जो आपके लिए क्या बहुत ही हेल्प करेंगे एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।